तो दोस्तों आज मैं CHE9 का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। दूसरा पार्ट है एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लास्ट पार्ट में छोड़ दिए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसका जो डिफरेंस है ये है यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इसके बाद से आता है सेकंड डिफरेंस, यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और प्रोकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर होता है। ये मैंने पहले भी पार्ट में पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है यूकैरियोटिक डीएनए इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये हिस्टोन्स का बना होता है और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है ये नेक्ड होता है। इसी के पास कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है, हिस्टोन्स नहीं होती है। उसके बाद से फोर्थ पार्ट है हमारा, इसका फोर्थ डिफरेंस है तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है ये 5 अलग अलग तरह के आरआरएनए और ये और 80 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के मिलकर बना होता है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है ये हमारा 3 अलग अलग तरह के आरआरएनए और 50 अलग अलग तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अब इसका फिफ्थ डिफरेंस है जो द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ फिल्ड विद लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स collection of organelles, many of them enclosed in their membranes, while the prokaryotic cell contains no membrane bound organelle which are independent of plasma membrane। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है ये लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली से भरा होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसका सिक्स्थ जो डिफरेंस है ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्जर सेल होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉलर सेल होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये 10 गुना बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले। तो ये हमारे 6 डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टेट द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द सेल। तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल बताना है सेल के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये नेटवर्क होता है ट्यूबुल्स का, ट्यूबुल्स और फ्लैटेंड सैक का। और ये अलग अलग तरह की वैरायटी जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये 2 रीजन होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक रीजन कहलाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो इसका दूसरा रीजन है वो कहलाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड मेम्ब्रेन से, तो इस वजह से हमारा ये एरिया रफ हो जाता है, हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं, इस वजह से ये एरिया जो होता है हमारा स्मूथ रहता है, तो हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड सिंथेसिस में। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सिंथेसिस में दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा द माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम लेड व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़। लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग की वजह से किस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं हमें। तो देयर आर मैनी डिजीज़ रिलेटेड टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। यहाँ अलग अलग तरह की बहुत सारी डिजीज़ हैं जो लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग की वजह से हो सकती हैं। तो अगर लाइसोसोम डैमेज हो गया है तो क्या होगा, जो हमारे लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर ये बस्ट हो जाएंगे और बस्ट होने के बाद क्या करेंगे हमारे बॉडी में निकल जाएंगे, जिससे कि हमारे कुछ क्लिनिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्योंकि जो ये हमारे लाइटिक एंजाइम होते हैं ये किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सफिशिएंट होते हैं, तो ये हमारे खुद ही के सेल्स को मार देंगे, इससे हमको क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कुछ भी हो सकता है। ये देखिए लिखा हुआ है लाइसोसोम एंजाइम आर केपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइजेशन में केपेबल होते हैं ये। तो जिससे क्या होगा डेफिनेटली टू लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, या तो पॉलीसैकेराइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और लिपिड एंड टिश्यू, लिपिड इन द टिश्यू ऑफ नर्व, लिपिड का जो एक्यूमुलेशन हो जाएगा टिश्यू या नर्व में, नर्व सेल्स में, मसल्स में, लीवर में, स्प्लीन में। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम डेफिशिएंसीज।
अब इसमें कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे हम कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं कि हमें लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो ये डिजीज़ के कुछ नाम है जिसकी वजह से ये होता है। तो हमारा पॉम डिजीज़ आ गया, हर्लर डिजीज़ आ गया एंड कुछ अलग अलग डिजीज़ है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या वर्क करता है हमें बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, में चिपका रहता है। और ये ईच ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज़ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर विच एमिटेड प्रोटीन्स। इसकी दोनों लेयर जो होती हैं ये बाय फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं और ये प्रोटीन से उसके अंदर जुड़े रहते हैं। जो इसका आउटर में लेयर होती है ये स्मूथ रहती है, जो इनर लेयर होती है इसमें बहुत सारे फोल्ड रहते हैं। तो जो ये फोल्ड है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे। तो जो फोल्ड है ये क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्टिविटी को सेलुलर रेस्पिरेशन और इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को। मान लीजिए एटीपी ज़्यादा बनेगी जिसमें ज़्यादा फोल्ड्स होंगे। तो ये क्रिस्टे जो हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि क्योंकि अगर क्रिस्टे ज़्यादा होंगे तो हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी। तो ये हो गया हमारा। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सबको पता है, हमने 10th-12th में सब में पढ़ा है। और दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ये पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। बताइए किस किस ने पढ़ रखा है, कमेंट में यस और नो करके बताएंगे। उसके बाद से दे जो ये होते हैं ये एनर्जी फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम जो यूजेबल फॉर्म हमारी वो है एटीपी, बाकी एनर्जी फॉर्म तो बहुत सारी होती हैं, पर ये जो हमारा एनर्जी फॉर्म हमारी बॉडी में जाएगी उसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को, सोर्स को। तो ये लोकेटेड होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये फ्यूल ऑफ द सेल एक्टिविटी, सबको जो सेल्स की एक्टिविटीज़ है उसको फ्यूल एक तरह से कह सकते हैं, ये फ्यूल देता है ताकि वो सेल्स एक्टिविटीज़ अपनी कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन अदर सेल पर्पस सच एज सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ। सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ में एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का एक मेन रोल है। एज़ वेल एज सेल डेथ में भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ होता है। अब आप सोचेंगे कि सेल डेथ में कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं देगा सेल्स को तो सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो सेल्स है वो डेथ हो जाएगी। तो इससे हमारा ये डेथ में भी हेल्प करता है, सेल डेथ में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनोमस है, ये खुद से भी एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता है और बाकी हमारे सिग्नल से भी होता है। तो सेमी ऑटोनोमस है, दोनों तरफ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये पार्शली डिपेंडेंट ऑफ सेल एंड रेप्लिकेट एंड ग्रो, ये पार्शली डिपेंडेंट होता है ग्रोथ रेप्लिकेशन सेल के। तो ये खुद का डीएनए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है खुद का डीएनए कंटेन करता है और राइबोसोम कैन मेक ओनली देयर ओन प्रोटीन्स, और इसके जो राइबोसोम है वो खुद की प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, तो आपको देख लिए और बस आपको लगते हैं 6-7 मिनट, हमको बनाने में लगते हैं 20 मिनट। तो प्लीज़ इसे देखिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।